स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी या स्टेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? पहला कह रहा है बिटप, द्रुम, दूसरा पुहुप, तरु, तीसरा रसाल और पादप और चौथा कह रहा है वृक्ष और अरण्य। तो आपको ये बताना है कि जो पेड़ के सभी पर्यायवाची हैं उस वाले विकल्प का चयन करना है। तो विकल्प आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। इसमें पेड़ का सभी पर्यायवाची दोनों पर्यायवाची हैं, बाकी सब में जो है वो अलग अलग पर्यायवाची लिखे हुए हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर दूसरा करें किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको ये बताना कि किसमें जो है परस्पर पर्यायवाची नहीं है। पहला करें ऊंट करब, दूसरा रात यामिनी, तीसरा कपोतपिक और चौथा करें इच्छा और अभिप्सा अभिप्सा। तो आपको बताना कि किसमें जो है वो परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विकल्प ए में तो है ये है ऊंट और करब, ये दोनों पर्यायवाची एक ही है, रात यामिनी एक ही है, लेकिन कपोत और पिक नहीं है। तो विकल्प तीसरा इसमें क्या होगा वो सही होगा। कपोत कबूतर का होता है और पिक जो है वो कोयल का होता है, तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरे सवाल में करें किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? आपको ये बताना है कि निपात का किसमें प्रयोग है। पहला करें मैं कल आ सकता हूँ, दूसरा करें कि संभवतः वो आएगा, तीसरा करें मुझे आने तो दो और चौथा करें वो पटना गया था। तो आपको बताना है कि इसमें निपात का प्रयोग होता है। तो निपात एक तरह का अव्यय ही होता है जो किसी भी वाक्य में प्रयोग होकर जो है वाक्य का भाव जो थोड़ा होता है उसको थोड़ा बढ़ाने का काम करता है। तो निपात जो है वो विकल्प तीसरे में प्रयोग हुआ है, मुझे आने तो दो। तो इसमें शब्द जो है वो निपात के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर सवाल में करें कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? आपको इसका उत्तर देना है। पहला करें कि 7 जून 1951, दूसरा करें कि 8 जून 1953, तीसरा करें कि 9 जून 1953 और चौथा कह रहा है कि 7 जून 1953। तो आपको ये बताना है कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 7 जून 1955 को की गई थी। विकल्प चौथा इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहे कि निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें नदी का पर्यायवाची नहीं है। पहला करे तटिनी, दूसरा करे कि पश्विनी और तीसरा करे कि आपगा और चौथा करे सरसी। तो आपको था ना कि कौन इसमें नदी का पर्याय नहीं है। तो नदी का पर्याय विकल्प चौथा जो है ये नदी का पर्याय नहीं है, बल्कि आप छोटा तालाब कह सकते हैं या बावड़ी कह सकते हैं। तो ये सरसी माने बावड़ी या छोटा तालाब होता है। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं कि किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा जाता है? पहला करें भैंसवाड़ा, दूसरा भोजपुर, तीसरा बनारस और चौथा करें मगध। तो आपको बताना कि किस क्षेत्र की बोली को हम कसिका कहते हैं। तो बनारस की बोली को कसिका कहा जाता है। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। 7वां प्रश्न करें कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? पहला भोजपुरी, दूसरा मैथिली, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मगही। तो आपको प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर बताना है कि जो इसमें से बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। तो छत्तीसगढ़ी जो है इसके अंतर्गत नहीं आती। छत्तीसगढ़ी का संबंध जो है वो पूर्वी हिंदी वर्ग से है। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे कि परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद क्या है? इसका सही अर्थ बताना है। ये युग्म लिखा है, इसका सही अर्थ बताना है। पहले करे अनुभाग आवरण, दूसरा करे सीमा नौकर चाकर, तीसरा करे काटना साध समान और चौथा करे कि आवरण और अनुभाग। तो आपको प्रश्न नंबर 8वें का सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए परिच्छद और परिच्छेद, तो परिच्छेद का मतलब तो अनुभाग हो जाएगा, परिच्छद मतलब आवरण होता है। तो चौथा विकल्प इसका क्या होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? तो इसमें जो विलोम नहीं है उसको बताना है। पहला करे श्लाघनीय प्रशंसनीय, दूसरा करे रित अनृत, तीसरा सापेक्ष निरपेक्ष और चौथा करे कि साम्य और वैश्य वैश्य में। तो कौन सा जो है इसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। तो विकल्प ए जो है इसमें करेक्ट नहीं है। श्लाघनीय और प्रशंसनीय दोनों एक जो है वो समानार्थी शब्द हैं। निंदनीय इसका हो जाएगा। तो पहला उत्तर जो है ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में करें किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो किसमें विलोम शब्द युग्म नहीं है ये बताना है। पहला करें कि सम्मुख विमुख, दूसरा संग्रह परिग्रह, तीसरा सघन विरल और चौथा ऋज और वक्र।
तो कौन सा विकल्प इसमें विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है? तो वो विकल्प का विलोम शब्द जो है वो दूसरा सही नहीं है। संग्रह का परिग्रह नहीं, संग्रह का या तो विग्रह हो सकता है या तो विग्रह हो सकता है, वितरण हो सकता है, लेकिन परिग्रह जो है वो नहीं हो सकता। तो दूसरा उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि ताई कहानी के लेखक कौन है, ये बताना है। पहला करे सुदर्शन, दूसरा विशंबरनाथ कौशिक, तीसरा प्रेमचंद और चौथा करे जयशंकर प्रसाद। तो ताई कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विशंबरनाथ कौशिक की है, विकल्प दूसरा सही होगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल करे कि कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? पहला करे वाचाल, दूसरा तार्किक, तीसरा करे कि पृष्ठ पेषण और चौथा करे पूर्वग्रह। तो 12 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो कही हुई बात को फिर कहना पृष्ठपेषण कहलाता है, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है, अर्थात विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहला करे उस जगह एक सभा होने जा रही है, दूसरा करे कि लड़का अब अपने गांव से चलता है, अपना लड़का अपने पाँव से चलता है, सॉरी, लड़का अब अपने पाँव से चलता है। तीसरा करे कि वह घर से बाहर आया और चौथा करे राम के हित लक्ष्मण बन गए। तो संप्रदान कारक का प्रयोग किसमें हुआ है ये बताना है। तो ये आपका चौथे विकल्प में प्रयोग हुआ है, राम के हित बन गए, लक्ष्मण, राम के हित लक्ष्मण बन गए, मतलब राम के लिए ही बन गए थे, तो के हित का प्रयोग इसमें किया गया है। और संप्रदान कारक में के हित अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल करे कि जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? पहला करे सदाचारी, दूसरा साधु, तीसरा सज्जन और चौथा कहते हैं सद्भावी। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जिसका आचरण अच्छा हो उसको हम सदाचारी कहते हैं, तो पहला विकल्प सही होगा। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? पहला कह रहा है घातक रोग, दूसरा असाध्य रोग, तीसरा चर्म रोग और चौथा कह रहा है संक्रामक रोग। तो ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, तो विकल्प चौथा करेक्ट है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? आपको ये बताना है। पहला कह रहा है स्थायी भाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा विभाव और चौथा संचारी भाव। तो आपको बताना है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। तो देखो भाई, अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहा जाता है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आपको ये बताना है। पहला कह रहे होश, दूसरा आंसू, तीसरा बाल और चौथा आकाश। तो 17 नंबर सवाल का उत्तर सही क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, होश, आंसू और बाल तो बहुवचन में होते हैं, आकाश एक वचन में होता है, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल करें किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको ये बताना है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला करें कि इस विषय में आपकी क्या राय है, दूसरा करें हम अपने आप को भूल गए, तीसरा करें कि यह बात आप ही कह दीजिए और चौथा करें कि आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। तो आपको बताना कि मध्यम पुरुष का किसमें प्रयोग नहीं हुआ, तो आपको आपका उत्तर दूसरा सही हो जाएगा। हम अपने आप को भूल गए, इसमें मध्यम पुरुष का नहीं है बल्कि उत्तम पुरुष का इसमें प्रयोग किया गया है, तो 18 का दूसरा सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर का प्रयोग हुआ है? पहला करें करण कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा अधिकरण कारक और चौथा करें संबंध कारक। तो हिमालय से अधिक नदियां निकलती हैं, तो जब भाव निकलने का होता हो तो अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है वहां, तो विकल्प दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल कह रहे हैं कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो आपको बताना है कि स्त्रीलिंग इनमें से कौन से विकल्प के सभी शब्द हैं। पहला करें साथी, घी, शक्कर, दूसरा इमली, चांदी, लौकी, तीसरा भलाई, हलवाई और ईशाई, चौथा हाथी, बालू और आलू। तो कौन सा विकल्प सही होगा स्त्रीलिंग वाला, वो आपको बताना है सवाल नंबर 20 में। तो इसमें इमली, चांदी और लौकी, दूसरा जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये सभी के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहे हैं कि किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपको ये बताना कि कोई भी स्त्रीलिंग इसमें ना हो। पहला कह रहा है पानी, ज्ञानी, नानी, दूसरा प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, तीसरा नींबू, दही, केला, चौथा कह रहा है कि नदी, झील और सरोवर। तो इस किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग जो है वो नहीं है? तो 21 नंबर प्रश्न की अगर उत्तर की हम बात करें, देखिए नींबू, दही और केला, इसमें कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो विकल्प तीसरा करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल करें कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? पहला कह रहा अंबिका दत्त व्यास, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र और चौथा कह रहा प्रेमघन। तो हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम आपको बताना है सवाल नंबर 22 में। तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, विकल्प दूसरा सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल करें कि कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कर्तृवाच्य अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। पहला करें किसान द्वारा फसल काट ली गई, दूसरा करें लड़का पढ़ रहा था, सॉरी पढ़ रहा है, और तीसरा करें कि यह बात उससे पता चली, चौथा करें कि चोर पकड़ा गया। तो आपको ये बताना है 23 नंबर सवाल में कौन सा उत्तर सही होगा। तो 23 नंबर सवाल का विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, लड़का पढ़ रहा है। ये जो है आपका कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। 24 नंबर सवाल करें कि आज हिंदी के अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? पहला करा विधानवाचक वाक्य, दूसरा संकेतवाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य और चौथा करा इच्छावाचक वाक्य। तो आज हिंदी के अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे अर्थात इसमें निषेधवाचक वाक्य होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 नंबर सवाल में कह रहे कि जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो वहां कौन सा अलंकार होता है? पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष और चौथा उपमा। तो आपको ये बताना है कि जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो तो इस तरह के जो अलंकार होते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। विकल्प तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।